बच्चों जय श्री कृष्णा। आज हम एग्रीकल्चर के अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर के फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान और मृदा व बीज। ये हमारा एग्रीकल्चर विषय का जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट लेसन है। इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। इस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ जानकारी देता हूं। देखिए एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान, ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द है अपने पास, एक तो एग्री और एक कल्चर। देखो एग्री का मतलब होता है सोइल। एग्री का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, यहां पर सोइल से मतलब होता है मृदा और कल्टीवेशन से मतलब होता है क्रियाएं। यानी मृदा में जो क्रियाएं की जाती है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर यानी एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब सोइल, इट मींस मृदा, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन यानी क्रियाएं। मृदा में जो क्रियाएं की जाती है उसको मिलाकर हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को अध्ययन की दृष्टि से हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। यूं मान के चलो एग्रीकल्चर के चलो 3 भागों में मिला करके पढ़ाते हैं। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी विज्ञान आ जाएगी आपकी। इस एग्रीकल्चर को अपन 3 भागों में या 3 विज्ञानों में करके अध्ययन करते हैं। पहला है इसका अपने पास एग्रोनॉमी, जिसको अपन बोलते हैं सस्य विज्ञान। दूसरा अपने पास हॉर्टिकल्चर, जिसको अपन बोलते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। और तीसरा हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं अपन पशुपालन। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। सस्य विज्ञान में कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान में हम बागवानी यानी फलदार वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं। और पशुपालन में हम एनिमल्स के बारे में, पशुओं का अध्ययन करते हैं। अब जो कि बात करें एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, हमारा पहला पार्ट भी यही है कि सस्य विज्ञान, मृदा और बीज का अध्ययन करना होता है हमें। तो सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसका शाब्दिक निकालते हैं अपन एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है एग्रोस और एक होता है नोमोस। एग्रोस का मतलब यहां पर जो है भूमि या कृषि है, और नोमोस का मतलब प्रबंधन है, भूमि, और इसका मतलब हो जाएगा प्रबंधन। यानी कृषि भूमि का प्रबंधन करना एग्रोनॉमी हुआ। तो हम इसी एग्रोनॉमी की यानी सस्य विज्ञान की बात करेंगे और इस सस्य विज्ञान की परिभाषा निकालेंगे और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाई ये क्यों आवश्यक है और इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, इसके अध्ययन की क्यों जरूरत पड़ी, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सस्य विज्ञान की डेफिनेशन देता हूं कि सस्य विज्ञान किसे कहें, यानी कि एग्रोनॉमी क्या है। आप चाहे तो इसकी परिभाषा को रिटर्न कर सकते हैं। देखो
कृषि विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच, वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन के सिद्धांत एवं इसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन में कहेंगे कि सस्य विज्ञान क्या, एग्रोनॉमी क्या है, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन सिद्धांत जो होते हैं और जो सस्य क्रियाएं होती है उनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करें इसका महत्व क्या है, सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, इसका अध्ययन क्यों किया जाए, तो इसके महत्व की बात करता हूं मैं, किस महत्व से इसका अध्ययन किया जाए। तो इसके महत्व को बताऊं मैं, इसका सबसे नंबर 1 महत्व है कि ये एक तो जो कला है, विज्ञान है और व्यवसाय का विषय है। इसमें कृषि करना एक कला भी है, एक विज्ञान भी है और एक व्यवसाय भी अपन को देता है। इसलिए पहला इसका जो महत्व है कि ये जो सस्य विज्ञान है ये कला भी है, विज्ञान है और एक व्यवसाय भी है। कृषि कार्य करना यानी सस्य विज्ञान के अंदर बात करें अपन तो ये कला है, विज्ञान है और इसके साथ ही एक व्यवसाय जिसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन कि जो संपूर्ण जनसंख्या है संसार की, जितनी भी जनसंख्या है उस संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। सस्य विज्ञान संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। अब आप सोचो क्यों है, देखो सबसे जो मुख्य आवश्यकता है जीवन जीने के लिए वो है खाद्यान्न, और खाद्यान्न की आपूर्ति, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने भी प्रबंध और क्रियाएं की जाती है वो सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती है, उसके अंतर्गत ही रखी जाती है। इसलिए संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार हमारे सस्य विज्ञान है, क्योंकि इसके आधार पर ही, इन क्रियाओं के द्वारा ही हम फसल उत्पादन करते हैं और उससे हमारी आजीविका, अपना जीवन चलता है। और बात करें अपन इसको तो पोषण संरक्षण है, इसके अलावा भूमि के अंदर खाद है, बीज है, खरपतवार है, निराई है, गुड़ाई है, कटाई है, गहाई है, थ्रेशिंग्स है, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि पोषण संरक्षण की जो बात होती है वो सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, इसके अंदर ही महत्व के बाद कि इसके अलावा और क्या चीज होना चाहिए, तो इसमें आती है सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई, किस आवश्यकता के कारण हम सस्य विज्ञान को अपनावें। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करें कृषि का उत्पाद प्राप्त करने के लिए, है ना। यहाँ पर अपन लिख देते हैं कृषि, इसमें सस्य विज्ञान की आवश्यकताएं कर सकते हैं, या फिर अपन जो है सस्य विज्ञान के अलावा कृषि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बोल देंगे अपन सस्य विज्ञान की आवश्यकता। क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हम सस्य विज्ञान का अध्ययन करें, तो सबसे पहले नंबर 1 जो आवश्यकता है इसकी वो है कि कृषि उत्पादन के लिए, किसके लिए, कृषि उत्पादन के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण खाद्यान्न और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता मिलती रहे, उसके लिए हम सस्य विज्ञान का अध्ययन करें, सस्य विज्ञान की जो प्रक्रियाएं उनको अपनाएं, सस्य विज्ञान के सिद्धांतों को फॉलो करें। इसके अलावा दूसरी बात करता हूं मैं नियोजन क्षेत्र में, नंबर 2 सकता है नियोजन क्षेत्र। देखिए एक जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता भी होती है, तो इस सस्य विज्ञान ने, इस कृषि विज्ञान के अंदर जो सस्य विज्ञान पार्ट है हमारा, इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी रोजगार हैं, जैसे शिक्षण क्षेत्र है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चलती है जहां पर अध्यापन कार्य होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है उद्योग क्षेत्र भी हैं, व्यवसाय क्षेत्र भी हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। कृषि पर्यवेक्षक हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं इसके, जिनको नौकरी मिलती है और वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये सस्य विज्ञान की जो आवश्यकता है वो नियोजन के क्षेत्र में भी रखी गई है। तीसरा हो जाता है व्यवसाय के रूप में।
बहुत सारे लोग इसका व्यवसाय भी करते हैं। बहुत सारे व्यवसायों में, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कच्चा पदार्थ कहाँ से मिलेगा, किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो कृषि से सस्य विज्ञान के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाओं से प्राप्त होगा। और हो सकता है हमारे पास इसकी आवश्यकता का चौथा कारण वो है हमारे उद्योग, बीड़ी उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, जिसे टिम्बर उद्योग भी कह सकते हैं, मेडिसिन उद्योग है। तो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो सस्य विज्ञान के अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है उसी पर निर्भर रहते हैं। अब ये तो हुई हमारी बेसिक जानकारी कि सस्य विज्ञान क्या है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमस। इन दो शब्दों से मिला, एग्रोस का मतलब भूमि और नोमस का मतलब प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन करना। उसके बाद बात करिए अपन ने सस्य विज्ञान की डेफिनेशन, यानी कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल का उत्पादन और भूमि के प्रबंधन की क्या करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा सस्य विज्ञान हुआ। उसके बाद बात करें हमें सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें इसका अध्ययन करने की, तो हमने इसको 4 फैक्टर में बताया आपको कि ये एक तो कला है, विज्ञान है, व्यवसाय इसलिए आवश्यक होता है, संपूर्ण जो जनसंख्या है उसके जीवन का आधार भी यही है। इसके अलावा इसके अंदर भूमि के प्रबंधन है, बीज है, खाद है, बुआई है, खरपतवार है, सिंचाई है, पौध संरक्षण है, भंडारण है, कढ़ाई मढ़ाई, सारा प्रोग्राम सस्य विज्ञान के अंदर बताया जाता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है जिस पर से क्वेश्चंस बनता है वो है मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। बच्चों ये चीज बहुत जरूरी सीखने की, उर्वरता और उत्पादकता। फर्टिलिटी, और प्रोडक्टिविटी, ये दो चीज हुई अपने पास, एक तो फर्टिलिटी, एक प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा उर्वरता और उत्पादकता क्या है। इन दोनों चीजों का अध्ययन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों की डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं कि सबसे पहले तो उर्वरता किसे कहेंगे, फर्टिलिटी किसे कहेंगे, और उसके बाद बात करेंगे उत्पादकता किसे कहेंगे। तो फर्टिलिटी यानी उर्वरता क्या होती है इसकी बात करूं मैं, तो इसकी परिभाषा सुनिए आप पहले तो, कि ये मृदा की वह क्षमता है जिसके द्वारा पादप वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व वो अनुकूल दशाएं प्रदान की जाती है। यानी मृदा उर्वरता क्या है, भूमि की या मृदा की वह क्षमता जिसमें वह किसी भी फसल, किसी भी पादप को संपूर्ण वृद्धि करने के लिए, अच्छा उत्पादन देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और अनुकूल भौतिक दशाएं प्रदान करे। तो मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, उर्वरता किसे कहेंगे, मृदा की वह क्षमता जिसमें वह पादप को, फसलों को आवश्यक संतुलित पोषक तत्व एवं भौतिक अवस्थाएं या फिर दशाएं क्या करती है, प्रदान करती है, तो वो मृदा की उर्वरता कहलाती है। अब बात करें कि फिर उत्पादकता अलग कैसे हुई। देखो, मृदा उर्वरता को हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि उसमें पोषक तत्व पूरे विद्यमान है कि नहीं है, वो किसी फसल विशेष के लिए अच्छी होगी नहीं होगी, हम ये देख सकते हैं। लेकिन उत्पादकता अलग चीज है। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टर उपज। इसको हम या तो उपज के रूप में कैलकुलेट करते हैं या फिर रुपए के रूप में, कि प्रति हेक्टर इतने रुपए का उत्पादन हुआ या प्रति हेक्टर इतना उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि मृदा की प्रति हेक्टर उत्पादन में की जो क्षमता है उसी को हम क्या कह देंगे, उसकी उत्पादकता। किसी भी मृदा की प्रति हेक्टर जो उत्पादन क्षमता है वो उसकी उत्पादकता कहलाएगी, यानी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस उत्पादकता को किसके द्वारा प्रकट करते हैं, या तो हम इसको कहते हैं प्रति हेक्टर उपज पर, इसका माप क्या लेंगे, तो प्रति हेक्टर उपज में या फिर प्रति हेक्टर रुपए में। इन दो चीज में उत्पादकता को मापा जा सकता है। अब रही बात मृदा उर्वरता की, तो मृदा उर्वरता को हम लेबोरेटरी में
जांच कर सकते हैं। उस मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये मृदा उर्वरता में है, फर्टिलिटी में है या नहीं है। यहाँ एक चीज देखने की है कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक उर्वरक मृदा उत्पादकता रखती हो, यानी उत्पादक हो। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि उर्वरता मृदा की है, उसमें बैलेंस मात्रा में संतुलित पोषक तत्व उद्दीपन है जो फसल को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो एक अच्छी उर्वरक मृदा होने के बाद भी उत्पादक नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाला पड़ गया, तेज आंधी तूफान आ गया, कोहरा आ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, कीट रोग लग गए, तो इसके कारण एक अच्छी उर्वरक मृदा होने के बाद भी उत्पादन प्रति हेक्टेयर में उसका कम हो जाएगा, उपज कम हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, उसकी उत्पादकता नहीं है, जबकि वो मृदा उर्वरक तो थी। जबकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उत्पादक मृदा का उर्वरक होना आवश्यक है, किंतु उर्वरक मृदा का उत्पादक होना जरूरी नहीं है। उल्टा आते हैं, उर्वरक मृदा का उत्पादक होना आवश्यक नहीं है, जबकि उत्पादक मृदा का उर्वरक होना आवश्यक है। जो मृदा अच्छा उत्पादकता दे रही है वो निश्चित रूप से उर्वरक मृदा है। तो यहां पर अपना ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इस मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम उत्पादकता की बात करेंगे। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों का रीडिंग करते हैं कि हमारी मृदा जो है उसकी उर्वरता को, उसकी फर्टिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, देखो वो तमाम कारक जिनको लेकर के मृदा बनती है वो सभी इसको प्रभावित करेंगे, जलवायु वगैरह सभी करेंगे। लेकिन हम इसका समुचित और अच्छे से अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला कारक मानते हैं अपन प्राकृतिक कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा हमारे पास, प्राकृतिक कारक, जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा मानते हैं इसका कारक अपन कृत्रिम कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला पहला कारक तो हमारा है प्राकृतिक कारक, दूसरा हमारा कृत्रिम कारक। अब मैं प्राकृतिक कारकों को सूचीबद्ध करता हूं, उसके बाद एक एक को आपको समझाता हूं। पहला कारक रहेगा हमारा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारकों में पहला कारक है हमारा पेत्रक पदार्थ। पेत्रक पदार्थ यानी कि जिन पदार्थों से मिलकर के मृदा बनी है वो कारक, जैसे मृदा आग्नेय चट्टान और बालू रेत से बनी है तो बलुई मृदा कहलाई। अब बलुई मृदा की क्षारीयता कम है तो उपजाऊपन में वह कम रहेगी, जबकि अवसादी चट्टानों से बनी हो तो ऐसी स्थिति में वो क्षारीयता प्रकट करेगी और वो अधिक उपजाऊ होगी। दूसरी बात आती है हमारी स्थलाकृति कारक। बच्चों स्थलाकृति कारक भी मृदा की उर्वरता को, मृदा के उपजाऊपन को, मृदा की फर्टिलिटी को प्रभावित करेगा। कैसे, कि जो ऊंचे स्थान होते हैं उनकी बनस्पत समतल मैदानी क्षेत्र अधिक फर्टाइल होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। कारण क्या होता है कि ऊपरी जो स्थान होते हैं बारिश के दौरान वहां का कार्बनिक पदार्थ, वहां का ह्यूमस, वहां के पोषक तत्व बह करके नीचे ढलान वाले स्थानों पर आ जाते हैं। इसलिए जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, उनके ढलानों में, उनके मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊपन अधिक होता है बनस्पत ऊंचे स्थानों में। कारण क्योंकि वहां का जो पोषक तत्व होता है वो बह करके नीचे आ जाता है। अपर्दन के कारण जो जल आता है तो जल से मृदा का अपर्दन क्षरण हो जाता है, अपक्षय हो जाती है मृदा और नीचे आ जाती है। इसलिए मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ होते हैं जबकि पहाड़ी क्षेत्र कम उपजाऊ होते हैं। तीसरी बात कर सकता हूं मैं आपकी यहाँ पर इसके कारक में मृदा की आयु। मृदा आयु, सोच रहे मृदा की भी आयु होती है क्या? हाँ बिल्कुल, मृदा आयु। देखो मृदा जितनी नई होगी, यानी जितने जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उपजाऊपन कम होता चला जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है। धीरे धीरे पोषक तत्व
कम होने लग जाते हैं। जबकि जो नई मृदा होती है, जिसमें नई खेती करना चालू करते हैं, उसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है और इस कारण से वो अधिक उपजाऊ, अधिक फर्टाइल होती है। इसके बाद बात करें अपन जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जलवायु से मतलब है मेरा यहाँ पर वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जैसे मैं कहूँ आप कि अधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर तेज बारिश होती है, वहां का जो पोषक तत्व होता है वो बह करके नीचे की ओर चला जाता है, तो उससे भी वहां के उपजाऊपन। तापमान की बात करें, अगर तापमान बढ़ गया तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल्दी विघटित हो जाते हैं और जल्दी विघटित होकर के और मृदा की उर्वरता को कम कर देते हैं। इसके बाद बात करें अपन पांचवा फैक्टर, पांचवा कारक हो सकता है मृदा की क्या प्रोफाइल। मृदा प्रोफाइल, ये मृदा प्रोफाइल क्या होती है? देखो, सोइल प्रोफाइल, मृदा की खड़ी काट को, ये मृदा ऊर्ध्वाधर काट भी कह सकते हो, खड़ी काट भी कह सकते हो, ऊर्ध्वाधर काट भी कह सकते हो। किसी मृदा की अगर अपन खड़ी काट काटते हैं तो उसमें विभिन्न संस्तर अपन को नजर आते हैं, अलग अलग। ऊपर का संस्तर हुमुस हो गए, ओ संस्तर होते हैं, ऐसे अलग अलग संस्तर तो होते हैं मृदा के टॉप सोइल्स के ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि मृदा का प्रोफाइल यानी मृदा की गहराई जितनी ज्यादा होगी वो मृदा उतनी अधिक फर्टाइल होगी, उतनी अधिक उपजाऊ होगी। अधिक उपजाऊ होगी तो अधिक, क्योंकि पौधों की जड़ें नीचे तक प्रवेश करेगी तो पौधे समुचित रूप से जल, खनिज, लवणों का अवशोषण कर पाएंगे। नंबर 6 की बात करें अपन यहाँ पर इसमें, तो 6 नंबर की बात करते हैं अपन मृदा का अपर्दन। मृदा अपर्दन के कारण भी जो है क्या हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी बह के चली जाएगी, वायु से जाए, पानी से जाए, तो निश्चित रूप से पोषक तत्व वहां पर नहीं होंगे और ऐसी मृदा कम उपजाऊ होगी। पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें, पोषक तत्व देखो, जिस मृदा में पोषक तत्व अच्छे होते हैं, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो मृदा उतनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह अधिक उत्पादन देने के पर्याप्त मात्रा पोषक तत्व रखती है। तो पोषक तत्व भी यहाँ पर प्राकृतिक कारक के अंतर्गत ही आएंगे। इस प्रकार से आपको वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले पेतक पदार्थ, स्थलाकृतिक करती है, मृदा आयु है, जलवायु है, मृदा प्रोफाइल है, मृदा अपर्दन है और पोषक तत्व है। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम कारक, ऐसे कारक जो हमारे कारण से हो गए, मानव निर्मित कारण है ये, जिसके कारण मृदा की उर्वरता कम होती जा रही है। पहला कारण है जलाक्रांति, पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, जलाक्रांति। देखो इसमें क्या होता है, वाटर लॉगिंग, इसमें क्या होता है कि जब फसल के अंदर या किसी मृदा पर, फील्ड में, खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। नहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जब अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो उसमें जीवाणुओं की जो क्रियाएं होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की जो क्रियाएं होती है, वह प्रभावित हो जाती है। वायु का संचार नहीं होता, मृदा का भौतिक जो संरचना होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी मृदाएं जो होती है वो कम उपजाऊ हो जाती है, उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। इसके बाद आती है कृत्रिम कारक में फसल प्रणाली यानी कि क्रॉप सिस्टम या क्रॉपिंग सिस्टम। अगर आप उचित फसल प्रणाली नहीं अपनाओगे तो पक्का है कि उर्वरता कम होती चली जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि फसल चक्र अपनाना होगा, फसलों को बदल बदल करके बोना होगा, एक ही तरह की फसलों को बार बार नहीं बोना होगा, दलहनी फसलों को बीच में लेना होगा, एक उथली जलवायु एक गहरी जलवायु लेना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे फसल प्रणाली के, कि 2 साल 3 साल 5 साल के फसल चक्र बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें मृदा का पीएच। आजकल क्या होता है कि खाद वगैरह डालते हैं अपन, तो उससे पीएच में बहुत अधिक परिवर्तन होने लगा है। अम्लीय या क्षारीय मृदा हो जाती है। अगर मृदा अम्लीय हो गई यानी उसका पीएच अधिक हो गया, पीएच अधिक होने का मतलब 7 से कम आना, 5 4 वो, तो जब मृदा का पीएच अधिक हो गया तो ऐसी पीएच के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। अधिक पीएच वाली मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। और जबकि अधिकता किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की है, आयरन की है, फेरम की, मैग्नीज है, इनकी अधिकता हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो फर्टिलिटी में उसके प्रभाव पड़ेगी, उनको वो जो है कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होने के कारण अन्य तत्वों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी।
अगर मृदा अधिक अम्लीय होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अन्य तत्व जो हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, इनको वो पौधा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि पीएच की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आप देखो कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाएगी, और अधिकता होती उन तत्वों को वो अधिक मात्रा में नहीं ले पाएगा। तो पीएच का परिवर्तन भी मृदा की फर्टिलिटी को इफेक्टेड करता है। उसके बाद सूक्ष्म जीव की बात करें अपन, सूक्ष्म जीवाणु। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवाणु मृदा के अंदर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, विनाइट्रीकरण क्रियाएं करते हैं। ये नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं, राइजोबियम है, एल्गीज है, एजोनोबैक्टर है, नॉन नाइट्रोसोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो मृदा के अंदर क्रियाएं करते रहते हैं। उन क्रियाओं के कारण मृदा का उपजाऊपन बढ़ता है। तो जिस मृदा में सूक्ष्म जीवों की अच्छी संख्या है वो मृदा फर्टाइल रहेगी। इसके बाद कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जो हुमस का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। तो अच्छे कार्बनिक पदार्थ अगर मृदा में है तो मृदा फर्टाइल रहेगी, अच्छी रहेगी। इसके बाद जुताई की विधि, देखो ये जुताई विधि भी किसमें आती है, कृत्रिम कारक में। मृदा उर्वरता के प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक में जुताई भी आती है। जुताई का मतलब अपन जो खेत में जो कृषि क्रियाएं करते हैं उसमें जुताई, हकाई जुताई जो प्रोसेसिंग होती है, तो जुताई हमेशा कैसे करना चाहिए, ढलान के लंबवत। ढलान अगर ऐसे है ऊपर से नीचे की ओर तो हमें जुताई इस प्रकार से करनी होगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मृदा का अपरदन होगा वो कम से कम होगा, न के बराबर होगा। अदरवाइज हम ढलान के सापेक्ष ही या उसके समांतर ही जुताई करेंगे तो हम जानते हैं कि मृदा के अपरदन के समय बहुत अधिक पोषक तत्व हमारे खेत से बाहर निकल जाएंगे और मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो है आज का जो एग्रीकल्चर का पहला रिलेशन था हमारा सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, उसको स्टार्ट किया। उसमें मैंने आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताया, एग्रीकल्चर क्या है, उसके 3 भाग बताए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और उसके बाद में मैंने आपको सस्य विज्ञान की डेफिनेशन दी, उसके सस्य विज्ञान की आवश्यकताओं की बात करी, परिभाषा हुई, और मेन चीज जो हमने पढ़ी मृदा उर्वरता और उत्पादकता। उर्वरता की डेफिनेशन जानी, उत्पादकता को डेफिनेशन जानी, और फिर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको अपन ने 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत अपने सारी चीजें रखी है, पेतरक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा की आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल, मृदा प्रदन, पोषक तत्व। और इसी प्रकार से कृत्रिम कारक जलाक्रांति, फसल प्रणाली, मृदा पीएच, सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ और जुताई विधि। इन सबको अपने जो है डेरिवेशन करके इसको पढ़ा है, समझा है। और अब इसके आगे की बात, इट मीन्स अपन उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक पे अपन उत्पादकता देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उस उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं वापस। ओके।